जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विश्वी बहनों को, सभी विद्यार्थी गण को, सभी हमारे प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे और वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कब पढ़कर जाना है, जब एग्जाम की घड़ी होगी। फालतू चीजें नहीं पढ़ना। आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा बताते चला आया है, समय व्यर्थ नहीं करना है फालतू चीजों में। जो चीजें जेन्युइन होती हैं, जो एग्जाम में आने लायक होती हैं, वही चीजें आपको पढ़ना है। क्योंकि आज के इस दैनिक जिंदगी में हर एक मनुष्य के दैनिक जिंदगी के अंतर्गत समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे साथियों। तो उस समय में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये जरूरी है। आइए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और हम जिस बिंदु को लेकर आपके सामने आज मुखातिब हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग और वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजा आएगा प्यारे साथी। तो जरा देखिए, आज का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा विराम चिन्ह। जी हाँ, क्या होगा? विराम चिन्ह होगा विद्यार्थीगण। जरा देखो, हमारा जो टॉपिक होगा आज का, क्या होगा विद्यार्थीगण? विराम चिन्ह होगा। सबसे पहले हम बात करें विराम चिन्ह। विराम का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? याद रखना, विराम का मतलब होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। मान लीजिए हम कह सकते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं और करते करते जब हम थक जाते हैं तो थोड़ी देर हमें आराम की आवश्यकता होती है। तो हम थोड़ी देर 2-4-5 मिनट आराम कर लेते हैं, फिर पुनः काम करने लगते हैं। यानी विश्राम की आवश्यकता होती है, ठहराव की आवश्यकता होती है, तो हम कहीं आराम कर लेते हैं, वही चीज है। या हम दूसरे एग्जाम्पल दे, हम जब हमारे घर परिवार में उस पल क्या होता था, आज हम कई वर्ष पूर्व चले, जब कोई साधन हमारे घर में नहीं हुआ करता था, हम कहीं मार्केट बाजार यानी कहीं रिश्तेदारी जाते थे तो हम पैदल निकल जाते थे। याद रखना, हम मार्केट पैदल चले जाते थे, लेकिन जब थक जाते थे थोड़ा आराम कर लेते थे बीच में रुक रुक कर। वही चीजें हैं प्यारे साथियों। विराम का मतलब होता है ठहराव, चिन्ह का मतलब उसका संकेत होता है, सिंबल होता है। याद रखिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जी हाँ, विराम चिन्ह जो है किसके अनुसार हमारे हिंदी व्याकरण में जो है आया और किसके अनुसार व्याकरण में विराम चिन्ह चल रहे हैं, आज यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक विद्वान साथी थे जिनका नाम था प्यारे साथियों श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु। जी हाँ, श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, विद्यार्थीगण इनके अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या थी, आपके एग्जाम में आएगा तो विराम चिन्हों की संख्या इनके अनुसार कितनी थी? 20 थी। जी हाँ, कामता प्रसाद गुरु ने ऐसा कौन सा चिन्ह था, ऐसा कौन सा विराम चिन्ह था जिसको उन्होंने हिंदी से लिया हुआ माना? तो पॉइंट वाली बात विद्यार्थीगण, यही आपको पढ़कर जाना है। याद रखना, कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों में से एक विराम चिन्ह था पूर्ण विराम। जी हाँ, पूर्ण विराम, जिसका सिंबल खड़ी पाई की तरह होता है। पूर्ण विराम को उन्होंने हिंदी से लिया हुआ माना, हिंदी से लिया हुआ माना, हिंदी से लिया हुआ माना। बाकी शेष रहे 19 को उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना है, अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, मैंने क्या कहा? 20 विराम चिन्हों में से उन्होंने एक पूर्ण विराम था, उन्होंने हिंदी से लिया हुआ माना। बाकी शेष रहे विराम चिन्हों को उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये चीजें, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण, फिर हम आगे चल रहे हैं। जी हाँ, चलिए तो अब हम चलेंगे, एक एक पर बात करेंगे। जरा देखो, हम बात करेंगे 20 विराम चिन्हों में से जो पहला विराम चिन्ह होता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम होता है, जिसका सिंबल ऐसे होता है। जी हाँ, अल्प का मतलब क्या होता है? जरा देखो, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है या कम होता है। विराम का मतलब होता है ठहराव। जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता होती है वहीं अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। क्या? जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता होती है वहीं अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है।
अल्प विराम का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे साथियों? यति होता है। क्या होता है? यति होता है। याद रखना, पॉइंट वाइज चीजें आपको लिखना है, क्या क्या चीजें ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है। ध्यान से सुनना, हम कहाँ प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, जहां दो संज्ञा, ये किताब में चीजें नहीं है, जहां दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में सदैव तुलना होती है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जहां दो संज्ञा या सर्वनाम पदों में तुलना होती है, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में कहें, हर चीज आप जानते चलो विद्यार्थीगण, जैसे हमने कहा राम श्याम से होशियार है। देखो, दो संज्ञा पदों में तुलना हो रही कि राम श्याम से होशियार है। हम दो से अधिक संज्ञा शब्द कर देंगे तब भी वहां होगा। जैसे हम कहें राम श्याम और लक्ष्मण ये सभी पूजनीय हैं। जी हाँ, ये सभी पूजनीय हैं। जरा देखो, यहां भी अल्पविराम का प्रयोग लगा। फिर हम कह सकते हैं जहां दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना नहीं होती, वहां भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें और एग्जाम्पल प्यारे साथियों, जरा देखो, जैसे हम कहते हैं ईश्वर ने ही सुख दुख, मैंने क्या लिखा? ईश्वर ने ही सुख और दुख, ऐसे मैंने लिखा। ईश्वर ने ही सुख और दुख, अब यहां विराम लगा दिए। पाप और पुण्य तथा दिन और रात बनाया है। जरा देखो, यहां मैंने कहां कहां कामा लगाया अल्पविराम? ईश्वर ने ही सुख और दुख यहां लगा दिया, पाप और पुण्य यहां लग गया, फिर तथा दिन और रात यहां लग गया। बात समझना, ऐसे आ जाता है प्रश्न। जरा देखो, सोहन तुम मत जाओ। विद्यार्थीगण जरा देखो, सोहन तुम मत जाओ, देखो यहां भी कर दिए। तो याद रखना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। तो जहां दो संज्ञा सर्वनाम पदों में तुलना होती, वहां भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आया है, याद रखना। और अल्पविराम ऐसे वाक्य में देगा तो आप पकड़ ही लोगे कि कौन सा सिंबल है, अल्पविराम हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थीगण। फिर देखो, हम दूसरा रख रहे हैं क्या? अर्धविराम। देखो अर्धविराम क्या होता है। जी हाँ, जरा देखो, दूसरा विराम चिन्ह क्या है? अर्धविराम, जिसका सिंबल होता है विद्यार्थीगण, जरा देखो ये होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पहले ध्यान सुनो। अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, वही क्या होता है? अर्धविराम। यानी अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, वही क्या होता है? अर्धविराम। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, सूर्य डूबने लगा। अब जरा देखो, यहां ऐसे कर दिए, सूर्य डूबने लगा और आकाश लाल होने लगा। सूर्य डूबने लगा और आकाश लाल होने लगा। अब जरा देखो, यहां ये है, ऐसे वाक्य में दे देगा, पूछेगा कौन सा सिंबल होता है, तो जानते रहोगे तब कहोगे अर्धविराम। जी हाँ, जरा देखो, ये प्रश्न है। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिखा, पक्षी उड़कर जाने लगे
पक्षी उड़कर जाने लगे, जरा देखो अब यहाँ लगा दिए, पक्षी उड़कर जाने लगे जंगल में, और जंगल में अंधेरा फैलने लगा, फैलने लगा। विद्यार्थीगण जरा देखें, आपसे पूछा जाएगा ये सिंबल किसका है, तो आप जवाब दोगे अर्धविराम। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही मजा आएगा विद्यार्थीगण, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हम बताने वाले हैं। जरा देखो, फिर इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, एक होता है पूर्ण विराम। जी हाँ, पूर्ण विराम। जरा देखो, पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है ऐसे होता है। जी हाँ, जरा देखना, ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में। कोई पूछे पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में, जहां वाक्य खत्म हो जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। जरा देखो, ये लास्ट में क्या है, पूर्ण विराम, जहां वाक्य खत्म हो जाता है विद्यार्थीगण। चलो आगे जरा देखते हैं, पूर्ण विराम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होता है दोस्तों, ऐसा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, याद रखना, इसका भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में। और ध्यान से सुनना, प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न बनेगा, अभी तक किसका किसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया, पूर्ण विराम और क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, वाक्य के अंत में। अब बताते हैं, जहां इसका प्रयोग किया जाएगा विद्यार्थीगण वाक्य के अंत में, उस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता। वाक्य शुद्धि की दृष्टिकोण से वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, एक बार आपका भाई आपका दोस्त पुनः इस वाणी का दोहरान कर रहा है। जिस वाक्य में प्रश्न सूचक अव्यय शब्द लगते हैं, उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें, जैसे हम कहें यहां, राम तुम क्या कर रहे हो, राम तुम क्या कर रहे हो। अब यहां ऐसे होगा, ना कि यहां पूर्ण विराम होगा। बात ध्यान से सुनना, जरा देखो, हम ऐसे दे दें, तुमको क्या चाहिए। जरा देखो, अब यहां पूर्ण विराम अगर लगाओगे, ऐसे करोगे ना, तो गलत हो जाएगा विद्यार्थीगण। याद रखना, कभी भी मत करना, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे होगा। याद रखना, इसका भी वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो हम बता रहे हैं क्या, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अब जरा देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। अब विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं अव्यय सूचक शब्दों के लिए जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, इनका सिंबल कैसे होता है, खड़ी पाई और नीचे क्या होता है, बिंदी होता है। जरा देखो, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां हर्ष हो, घृणा हो, उल्लास हो, भय का भाव प्रकट हो, दुख का भाव प्रकट हो, इन सभी का भाव जहां प्रकट होता है, वही क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक बार मैं पुनः अपनी वाणी का दोहरान कर रहा हूं विद्यार्थीगण, जहां हर्ष, करुणा, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वही क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और याद रखना, पॉइंट करके ये चीजें आपको लिखना है। जरा देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, यानी इसका प्रयोग अव्यय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। अव्यय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है। लेकिन कहाँ, याद रखना, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अव्यय सूचक शब्दों के साथ किया जाता है प्यारे साथियों। लेकिन एक होता है कारक, कारक की कुल संख्या 8 होती है। जो लास्ट का होता है संबोधन कारक,
वहां इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सदैव कर्ता के लिए होता है। मैंने कारक भी बताया है, जाके आप वीडियो पढ़ी होगी, देख लेना, बहुत अच्छे से हर चीज आपके कंसेप्ट होंगे। याद रखना, जैसे मैंने कहा हाय हाय, उसे क्या हो गया, हाय उसे क्या हो गया, अरे अरे उसके माता पिता दोनों चल बसे, घृणा का भाव प्रकट हो। जैसे हमने कहा उफ कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, ऐसे आ जाता है। कहते हैं हम हमारे घर परिवार में गृहिणियां होती हैं, कहती अजी सुनते हो, तो अजी के नीचे क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, फिर सुनते हो। याद रखिएगा, आश्चर्य का भाव, दुख का भाव, भय का भाव, घृणा का भाव, ये जहां प्रकट होता है प्यारे साथियों, वही क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग अव्यय सूचक शब्दों, ये अव्यय है। अव्यय का मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो। जी हाँ, चल आगे देखते हैं प्यारे साथियों। तो जरा देखो, बहुत अच्छे से आपको देखना है, कैसे पढ़ के जाना है। आइए जरा हम देखते हैं। और सिंबल है विद्यार्थी का, जरा देखें, ऐसे आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आता है हंस पद, जी हाँ हंस पद, या आता है त्रुटि पूरक। हंस पद कहे त्रुटि पूरक कहे, दोनों बिंदु का मतलब एक होता है। जी हाँ, इसका सिंबल ऐसे होता है। किसी वाक्यांश को लिखते समय इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, याद रखना, मैं बोल दे रहा हूं, ऐसे सारी चीजें लिखकर नहीं बताई जा सकती मित्रों। इसका प्रयोग किसी वाक्यांश को लिखते समय बीच का यदि कोई बिंदु छूट जाता है तो वहां त्रुटिपूरक का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्यांश या वाक्य को लिखते समय बीच का अगर कोई भी शब्द या बिंदु या पद छूट जाता है तो वहां इसको दर्शाकर ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे हम कहें, यहां देखो, जैसे मैं यहां कहूं मैं कल, अब यहां देखो कुछ छूट जाए, जैसे हम लिखे यहां बाजार छूट जाए बीच में, मैं कल बाजार जाऊंगा। या देखो, अब यहां बाजार लिखना चाहते हैं हम, बीच में छूट जाता, तो ये सिंबल ऐसा कैसे लिख देते हैं, है ना। जैसे देखो सोहन रोजाना, अब यहां कुछ भूल जाए, जैसे भूल जाए विद्यालय, सोहन रोजाना विद्यालय जाता है। विद्यार्थी का जो चीज वाक्य में छूट जाता है, जो पद, वो सिंबल लगाकर उसके ऊपर ये लिख दिया जाता है। जी हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। जरा देखो, इसके बाद यदि हम बात करें, आता है एक पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है, जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल कहा जाता है। विद्यार्थी का, जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल कहा जाता है, पुनरुक्ति चिन्ह ये होता है। याद रखिएगा, पुनरुक्ति चिन्ह ये होता है। जी हाँ, इसे पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है। जी हाँ, पुनरुक्ति चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी वाक्यांश को लिखते समय। तो जो पद छूट जाता था वो तो क्या होता, त्रुटिपूरक या हंस पद। याद रखना, किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, त्रुटिपूरक का नहीं, किसका, पुनरुक्ति का। किसी वाक्यांश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति चिन्ह का। जैसे हम कहें यही राम का भाई श्याम होशियार है, राम का भाई श्याम होशियार है। जी हाँ, अब हम यही लिखना चाहें, इसी वाक्यांश को दोबारा जहां से लिखने से बचने के लिए करें, तो हम ऐसे कहें, फिर राम का भाई श्याम बेईमान है। जरा देखो, इस वाक्यांश को लिखने से हम बचे, इसके जगह पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिए। विद्यार्थीगण, इसका जरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
जी हाँ, चलो जरा देखो, अब चल रहे हैं आगे। जरा देखो विद्यार्थीगण, जरा देखिएगा, गलत मत करिएगा। एक आता है जैसे अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह आता है। विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, क्या आता है? अवतरण चिन्ह आता है। अवतरण चिन्ह का जो सिंबल होता है, विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, ये होता है अवतरण चिन्ह। ये क्या होता है? किसी की कही हुई बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए, किसी की कही हुई बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए, और इसी के ठीक जैसा होता है कोष्ठक चिन्ह। अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखो, मैंने कहा संत ने कहा मनुष्य नश्वर है। देखो जरा, मैंने कहा ऐसे ही, संत ने कहा मनुष्य नश्वर है, यानी किसी की कही हुई बात को अधिक स्पष्ट कर दे रहा है। जैसे मैंने कहा बाबूजी ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। जब देखो, यहां इन्वर्टेड कामा में कर दिए, यानी अवतरण चिन्ह। याद करिएगा, कभी गलत मत करिएगा, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए। प्यारे साथियों, ऐसे होता है कोष्ठक चिन्ह। याद रखिएगा, ये कोष्ठक होता है। हालांकि यही कोष्ठक हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और इस कोष्ठक का प्रयोग नहीं किया जाता हिंदी व्याकरण में। ज्यादातर इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? याद रखना, किसी भी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए, किसी भी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें, हम हमारे घर परिवार में किसी का शादी ब्याह पड़ता है, तो जब हम कार्ड छपाते हैं तो देखो एक नाम लिखकर उर्फ ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी जो व्यक्ति इनको ना जानता हो, इस रूप में इनको जानता है। आप ध्यान सुनना, जैसे हम कहें, यही कर देते हैं धर्मेंद्र, और ऐसे कर देते हैं लल्लू, किसी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए। बात ध्यान सुनना, किसी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें, दूसरा एग्जांपल, यही कारक विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग, यहां लिख दें परसर्ग। तो याद रखिएगा, कारक व्यक्ति चिन्ह है, तो कारक व्यक्ति चिन्ह है ही, उसका दूसरा नाम और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम परसर्ग लिख दिए, वही चीज है। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे साथियों। जी हाँ, जरा देखो, अब हम बात करेंगे आगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? जी हाँ, जरा देखो, विवरण चिन्ह, विवरण जो चिन्ह होता है विद्यार्थीगण, इसका सिंबल क्या होता है विवरण चिन्ह का? जरा देखो, ये क्या होता है? ये वाक्यांश के विषयों में जब कुछ निर्देश देना हो। जी हाँ, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां वाक्यांश के विषयों में कुछ निर्देश देना हो, तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, जैसे हम कहें, अभी आप समझ जाओगे, जैसे हम कहें पानी पीने के निम्न फायदे, पानी पीने के निम्न फायदे। अब यहां देखो, ऐसे लिख दिए, पानी पीने के निम्न फायदे, जब किसी वाक्यांश में निर्देश देना हो। तो जरा देखो, ऐसे कर दिए, हम कहें समास के 15 भेद। जरा देखो, ऐसे कर दिए, याद रखना, गलत मत करना। जी हाँ, चल अगला देखो, जैसे हम दे रहे हैं यहां पदलोप चिन्ह।
पदलोप चिन्ह जो होता है इसका सिंबल क्या होता है विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें। ऐसे होता है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह का मतलब क्या होता है, पदों का लोप होता है, बीच में पदों का लोप हो जाता है, लास्ट में पदों का लोप हो जाता है। जैसे हम कहें राम के साथ मैं, अब यहां जरा देखो, राम के साथ पदों का लोप कर दो, राम के साथ ऐसे जाऊंगा, जाऊंगा, फिर हम करना चाहें तो कर सकता हूं। याद रखना पदों का लोप, राम के साथ मैं जाऊंगा, अब घर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, पदों का लोप कर दिया। ऐसे हम कह दें सामने ही मुझे गाली दी। अब यहां कुछ पदों का लोप करना है तो लोप करके यानी यहां तक अंत हो जाएगा, कुछ चीज यहां मैंने छोड़ दिया, ये पदों का लोप है सिंबल, याद रखना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थीगण। चल अब जरा हम बात करेंगे उप विराम की सिंबल। जरा देखो विद्यार्थीगण, तो देखो बात करेंगे उप विराम। जो उप विराम होता है इसका सिंबल ये होता है, जी हाँ, क्या, उप विराम। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो दोस्तों फटाफट, है ना, ले लो। उप विराम, तो उप विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां किसी कथन को अलग दिखाना हो। बहुत ध्यान सुनना, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां किसी वाक्यांश या कथन को अलग दिखाना हो, अलग दिखाना हो। जैसे हम कहें जी हाँ, जैसे हम कहें पौधे, ठीक है, जैसे हमने कहा, यहां जरा देखो, पौधे हमारे लिए जीवन के रूप में है। ऐसे हम कहें, जैसे यहां विज्ञान, देखो किसी कथन को अलग दिखाना हो, ऐसे वाक्य में दे देगा, पूछेगा कौन सा विराम चिन्ह है, कहोगे उप विराम। विज्ञान एक वरदान है, ऐसे भी कर सकते, विज्ञान एक वरदान है, हम कह सकते हैं। ऐसे भी बहुत से सारे प्रश्न आते हैं, तो गलत मत करना है, वाक्य के संदर्भ में ऐसे जहां लगा दिया जाएगा वही होगा। विद्यार्थीगण इसकी साथ ले लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। जरा देखो, हम बात करेंगे, जरा देखो यहां योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, ये होता है, जरा देखो योजक चिन्ह होता है, एक होता है अंडरलाइन जिसका नाम होता है रेखांकन, रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है, अंडरलाइन। ये देखो रेखांकन यहां लगता है ब्रैकेट में नीचे। और योजक चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है प्यारे साथियों, दो समासिक पदों के मध्य में, या दो सेम संज्ञा शब्द आ जाए उनके मध्य में। जैसे हम कह देते हैं राम राम, अब ये दो सेम संज्ञा शब्द हैं जो अपने आप में अव्यय का भाव प्रकट कराते हैं। जरा देखो ये ऐसे आ गया, हम कहे दो समासिक पदों के मध्य में, जैसे हम कह दें दिन रात, दिन रात कर दिए, दो समासिक पदों में जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, विलोम होते हैं, वहां भी कर सकते हैं। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है विद्यार्थीगण, एक चीज याद रखना, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है किसी वाक्यांश में जब किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताना हो, किसी वाक्यांश में किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताना हो तो रेखांकन कर देते हैं। जैसे देखो हमने कहा, जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, भारत की सबसे
लंबी नदी गंगा। अब इसको महत्वपूर्ण बताना हो तो हम इसके नीचे लिख दिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। इसको महत्वपूर्ण बताना है, गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा स्वच्छ एवं सुंदर के रूप में जानी जाती है। या देखो ऐसे मैंने लिख दिया, वाक्यांश में किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी स्क्रीनशॉट को फटाफट। जी हाँ, तो विद्यार्थीगण इतना पढ़ के जाइएगा, याद रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यही चीज इतना पढ़ना है। और जो हम कहते हैं, जो समाप्ति सूचक होते हैं और तमाम ऐसे होते हैं 2-4, वो एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते कभी भी एग्जाम में, तो ये पढ़कर जाना है। तो मेरी कक्षा यही तक थी आज तक प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।